हेलो एंड वेलकम एवरीवन ऑन माय अरविंद ज्योग्राफी वर्स यूट्यूब चैनल। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पे अड़े होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ द राइट टाइम फॉर यू ऑल टू स्टे ट्यून्ड फॉर योर एम्स, टू वर्क हार्ड इन योर लाइफ टू अचीव योर गेम एंड टू अचीव योर गोल ऑल्सो। मतलब ये सही समय है आपको मेहनत करने का, आपका एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है। इसलिए आप पूरा सोते समय जागते समय सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, क्योंकि ये सबसे क्रूशियल समय होता है। यही अगर आने वाले कुछ दिन अगर निकल गए आपके जीवन से, तो क्लास 10th का सर्टिफिकेट जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जो आपके इस माथे पे चिपक जाता है कि इतना परसेंटेज है आपका, आप कहीं जाओगे इसी परसेंटेज के बेसिस पे आपका, चाहे वो एंट्रेंस हो या किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए, ये ही वैलिड होता है और इसका परसेंटेज खास होता है। इसलिए अभी आपके पास समय है कि आप इसको मेहनत करें, पूरे जी जान लगा दो, पूरा नींद चैन सब त्यागो और तब तक नहीं रुको जब तक आपका एग्ज़ाम बीत न जाए, और पूरे मेहनत और लगन से लगे रहें। और इसके लिए हम आपके साथ हैं और आपका हर एक चैप्टर धीरे धीरे मैं बना के रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाए। तो चलिए, आज इसी कड़ी में हमने आपके लिए नया चैप्टर लाया है, बायो क्लास 10th, दैट इज़ ह्यूमन इवोल्यूशन। और इस ह्यूमन इवोल्यूशन चैप्टर में हम बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वही पढ़ेंगे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और उनका डीप जानकारी हमारे पास होना चाहिए, चाहे वो लेमार्क की थ्योरी हो, डार्विन की थ्योरी हो, या ह्यूमन इवोल्यूशन में जो इंसान है इनका जो फेजेस है इवोल्यूशन का वो हो। यही 3 पॉइंट्स है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। चलिए, जय हिंद। फर्स्ट यू सी विल स्टार्ट विद द इवोल्यूशन। पहले इवोल्यूशन कॉन्सेप्ट क्या है, इवोल्यूशन का बेसिक डिफिनीशन क्या है, ये देख लेते हैं। इवोल्यूशन इज अ नेचुरली अकरिंग, यानी इवोल्यूशन एक नेचुरली अकरिंग यानी प्राकृतिक प्रोसेस है जो कि कंटिन्यूअस और स्लो और इरिवर्सिबली हमेशा सदियों से चलता आता है। यानी इवोल्यूशन बहुत पहले से हो रहा है, हुआ था, हो रहा है और होगा भी। इवोल्यूशन एक सतत यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। दिस इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल का मतलब, अब ये फिर इसको आप बैक में पीछे जाके इसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। एक बार जो चेंज हो गए वो परमानेंटली चेंज हो गए, ठीक है। ये नेचुरली अकरिंग है। देखो, इट इज डिफाइंड, इट इज अ नेचुरली अकरिंग। नेचुरली अकरिंग का मतलब ये प्राकृतिक रूप से हो रहा है, इसमें हमारा और आपका कोई हस्तक्षेप, कोई दम नहीं है। इट इज कंटिन्यूअस, लगातार होगा, एंड इट इज़ इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस है। आप ये जो परिवर्तन हो रहे हैं, ये फिर इनको आप अगर चाहें कि वापस से बदल दिया जाए तो ऐसा संभव नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि इवोल्यूशन बाय चांस हो जाता है, यानी कभी कभी ना ये खुद से हो जाता है, ठीक है। इसका रीजन म्यूटेशन हो सकता है। अगर दूसरी तरफ हम आगे बढ़ें, ये डिफिनीशन हो गया इवोल्यूशन का, आप इसको जरूर याद रखें। नेक्स्ट, गोइंग फॉर द कॉज ऑफ इवोल्यूशन। फर्स्ट, वेरिएशन इन द जीन पूल, यानी जीन पूल में जो वेरिएशन है ना, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट कॉज होता है। किसका? इवोल्यूशन का। ये आपको याद रखना है, वेरिएशन इन द जीन पूल फर्स्ट हो गया आपका। सेकंड, नेचुरल सिलेक्शन, यानी नेचर सेलेक्ट करता है। जो वेरिएशन आया ना, जो परिवर्तन आया है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसमें से जो फेवरेबल परिवर्तन होते हैं, यानी जो नेचर के प्रति बेनिफिशियल परिवर्तन होते हैं, चेंजेस होते हैं, उनको नेचर सेलेक्ट कर लेता है और आप इसको बोलते हो नेचुरल सिलेक्शन। थर्ड है जेनेटिक ड्रिफ्ट, यानी हमने देखा था यहाँ बेसिकली कितने रीजंस हैं, तो थर्ड हो गया इसमें कौन सा? जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक, अभी इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हमारे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इनको समझना जरूरी है ताकि हम इवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को समझ सकें। पहला इसमें वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब होता है विभिन्नता। विभिन्नता का मतलब, जैसे अगर हम बात करें एक पर्टिकुलर स्पीसीज या प्रजाति में सब लोग अलग अलग होते हैं। जैसे अगर हम बात करें ह्यूमंस के अंदर ही, तो क्या कोई एक जैसा है? हम ह्यूमंस एक, हमारी बनावट एक जैसी है, लेकिन सब में कुछ न कुछ डिफरेंस मिलता है, अलगाव मिलता है। जैसे किसी का आंख बड़ा है, किसी का छोटा है, कोई गोरा है, कोई काला है, मतलब किसी का फेस का स्ट्रक्चर अलग है, किसी का कान अलग शेप का है, साइज का है। तो यही सब सारे क्या है? वेरिएशंस हैं। अब वेरिएशन का डिफिनीशन देख लो। अ डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल्स इन ए स्पीसीज और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी स्पीसीज इज कॉल्ड वेरिएशन। यानी किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल यानी एक पर्टिकुलर प्रजाति में या उसी प्रजाति के अलग अलग मेंबर्स के अंदर जो विभिन्नताएं हैं, जो वेरिएशंस है ना, आप उन्हीं को वेरिएशन बोलते हो। ये आपको याद होना चाहिए। अब इसका रीजन देखते हैं। व्हाट इज द रीजन ऑफ वेरिएशंस? इसका हो गया म्यूटेशन।
एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर द इंपॉर्टेंट कॉजेस ऑफ वेरिएशंस। म्यूटेशन का मतलब होता है, म्यूटेशन मतलब होता है सडन चेंज। सडन चेंज किसमें? सडन चेंज इन जेनेटिक कंपोजिशन। कहाँ? ये जीन्स के अंदर जो परिवर्तन होता है ना, आप उसको बोलते हो म्यूटेशन। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका ने जो बम गिराया था, उस वक्त वहाँ के लोगों का जो जीन था वो चेंज हो गया, उनके अंदर म्यूटेशन आ गया, इसीलिए आज भी वहाँ लूले लंगड़े पैदा हो रहे हैं। ठीक है, म्यूटेशन का। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कॉज करता है? देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना क्रॉसिंग ओवर होता है, आपने पढ़ा ही होगा मेंडल्स लॉ में। तो जो क्रॉसिंग ओवर होता है ना, इसमें इस वक्त जो जीन्स का जो ट्रांसफर होता है ना, वहाँ पे भी वेरिएशन का चांस बनता है। तो ये आपका बेसिक रीजन हो गया, किसका? वेरिएशन का। आगे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स और वर्ड्स उनको भी देख लेते हैं। पर्सन स्किन, बोला है कि कोई व्यक्ति है उसका स्किन कैसा है। देखें, पर्सन स्किन का कलर, हेयर कलर, ब्लड टाइप ए बी ओ, जो भी ब्लड हो, ये सब किसका एग्जाम्पल्स है? दिस आर एग्जाम्पल्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। ओके, जीन पूल की बात करें, देखो ये डेफिनेशन बार बार पूछता है, इसलिए हमने इसको अलग से लिख लिया इधर। जीन पूल, इट कंप्राइजेस ऑल जीन विद इन अ फ्रीली इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन, यानी एक जनसंख्या में जितने भी लोग हैं ना, जितने भी लोग हैं एक पॉपुलेशन के अंदर जो इंटरब्रीड करते हैं आपस में, ठीक है, जो यानी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, उनके अंदर जितना भी जीन होगा ना, उस सब कलेक्शन ऑफ जीन्स को क्या बोलोगे आप? जीन पूल बोल दोगे। ठीक है ना, जीन पूल। आई होप डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया। ठीक है, एलील्स ऑफ द जीन्स इन अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन आर प्रेजेंट इन अ जीन पूल। बोला है कि एलील्स, एलील्स का मतलब इसके दो फॉर्म, जैसे एक डोमिनेंट हो गया और एक रिसेसिव। ये सारे जो जीन्स पे प्रेजेंट होते हैं ना, वो कहाँ प्रेजेंट होंगे? जीन पूल में प्रेजेंट होंगे। तो जीन पूल का आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, इसको आप और अगले तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो। इट इंक्लूड्स ऑल जीन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ जीन इन अ पॉपुलेशन। ठीक है, तो इसका आप कोई भी दो डिफिनेशन में से एक डिफिनेशन याद रखें। क्वेश्चन होता है डिफाइन जीन पूल। ठीक है, तो इसके लिए हो गया आपका। और मैंने समझा भी दिया कि किसी एक पर्टिकुलर जनसंख्या में मिलने वाले जितने भी जेनेटिक जीन हैं उनको आप जीन पूल बोलोगे। ठीक है, नाउ अगला वर्ड है इंपॉर्टेंट, जेनेटिक ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट क्या है? देखो, ड्रिफ्ट द चेंज इन द एलील फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, यानी एक जनसंख्या में, ठीक है, एक जनरेशन से जो दूसरे जनरेशन में जो पास आउट हो रहे हैं, उसमें जो एलील्स का जो फ्रीक्वेंसी बदलता है ना, उसको आप क्या बोलते हो? जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये दिस अकर्स ड्यू टू चांस इवेंट, ये यानी ये रैंडम है, ये फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ ये जो चेंज है एलील के फ्रीक्वेंसीज में, जब वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं, तब आप उसे क्या बोलोगे? जेनेटिक ड्रिफ्ट। बोला इट हैपेंस इन पॉपुलेशन ऑफ ऑल साइज, यानी जेनेटिक ड्रिफ्ट सारे पॉपुलेशंस में होता है, चाहे पॉपुलेशन बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन इसका असर ज्यादातर स्मॉलर पॉपुलेशन में देखने को ज्यादा मिलता है। ठीक है, अगला वर्ड हो गया आपका म्यूटेशन। म्यूटेशन हमने अभी बोला था, इट इज अ चेंज दैट अकर्स इन डीएनए, यानी जेनेटिक चेंज। याद रखना, म्यूटेशन एक सडन चेंज होता है, ये स्लो चेंज नहीं है जैसे इवोल्यूशन है। इवोल्यूशन और म्यूटेशन में यही तो अंतर होता है कि इवोल्यूशन में धीरे 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 काफ़ी दिन से परिवर्तन होता रहता है और एक लास्ट में नया प्रजाति बन जाता है, लेकिन म्यूटेशन में अचानक जैसे बम गिरा तो सब कुछ जल गया, उस वक्त जो जेनेटिक चेंजेस होते हैं ना, उनको आप म्यूटेशन बोलते हो। आइदर ड्यू टू मिस्टेक व्हेन डीएनए इज कॉपीड, मतलब बोला कि किसी भी कारण से, ये ह्यूमन भी हो सकते हैं, यानी इसका जो म्यूटेशन का कॉज ह्यूमन भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है। कभी कभी जो डीएनए की कॉपिंग होती है ना, रेप्लिकेशन जब हो रहा होता है, उस वक्त भी म्यूटेशन, यानी जो प्रोटीन्स हैं उनके अंदर जो सीक्वेंस है उसमें चेंज आ जाता है, तो इसकी वजह से भी म्यूटेशन हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर? अब एग्जाम्पल देख लो, इसका एग्जाम्पल दिया अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो गया, सिगरेट स्मोकिंग, ये सारे एक्सरे वगैरह, ये इसके कॉज है किसके? म्यूटेशन के। देखो नॉर्मल अगर आप हिरन देखोगे, डियर तो अलग होता है, लेकिन ये देखो एक म्यूटेंट डियर का ये डायग्राम है, देख लो पूरी तरह उससे ये अलग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। देखो इसका कलर भी, ये इसका इससे जो पीछे का बनावट है ये भी आप देखें, ये सारा डिफरेंट है, इसका कलर भी डिफरेंट है, तो ये एक म्यूटेशन का उदाहरण है। ठीक है, म्यूटेशन का मतलब जेनेटिक चेंज का। नेक्स्ट, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस। हमारे अंदर जो सबसे खास देखना है, जो हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो है इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन। इसमें देखें सबसे पहले कि जो हम इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन पढ़ रहे हैं, इसको किस बेसिस पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या प्रूफ है, क्या साक्ष्य है जिसको हमने माना है, उसमें से देखें सच एज टाइम डेटिंग, कार्बन का टाइम डेटिंग किया, एक्सकेवेशन
खुदाई वगैरह करके ऑफ स्टडी फॉसिल्स एज वेल एज डिटरमाइनिंग द डीएनए सीक्वेंस हैव बीन यूज्ड, यानी इन तीनों फैक्टर्स का यूज करके हमने ये जो इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस है इनका स्टडी किया है। ठीक है, अब देखिए प्लेस ऑफ द ओरिजिन, यानी खास, यानी आप जब बायो पढ़ रहे हो तो आप ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ रहे हो तो सबसे पहले इंसान की उत्पत्ति कहाँ से हुई। देखें ये अलग अलग, ये डेट के बेसिस पर नहीं, डेट में अलगाव है, अलग अलग बुक्स में ये अलग अलग दिया हुआ है, इसीलिए हमने अबाउट लिख दिया इसके आगे। ह्यूमन फैमिली इवॉल्व अबाउट 20 मिलियन ईयर एगो, अलग अलग बुक्स में अलग अलग है। ठीक है, द फॉसिल्स ऑफ प्री ह्यूमन एंड एंसेस्टर आर फाउंड इन ईस्टर्न अफ्रीका, ये इंपॉर्टेंट है, ईस्टर्न अफ्रीका में। यूरोप इंक्लूडिंग वॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द ह्यूमन्स, यानी सबसे खास जो अगर आप सबसे इंपॉर्टेंट ओरिजिन प्लेस माने ह्यूमंस का के इवोल्यूशन का, यानी जहां इनकी उत्पत्ति हुई तो वो हो गया ईस्टर्न अफ्रीका। ठीक है, तो यानी अफ्रीका को ही आप मान सकते हैं क्या ओवरऑल ये प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ ह्यूमंस। डन, क्लियर हो गया आई होप ये कॉन्सेप्ट। अब हम थ्योरीज रिगार्डिंग टू दिस इवोल्यूशन, यानी ह्यूमन इवोल्यूशन के रिगार्डिंग में जो थ्योरीज हैं जहां से बार बार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और ये दोनों थ्योरीज आपको याद रखना और समझना बहुत ही जरूरी है। इसमें से फर्स्ट थ्योरी है आपकी कौन सी, जीन बैप्टिस्ट डिमार्क की थ्योरी। आप देखो इसके नाम ये जरूर याद रखना, यहीं से क्वेश्चन आता है। ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, यानी इनकी जो थ्योरी है वो किस नाम से फेमस है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, किसकी, लेमार्क की। और जो चार्ल्स डार्विन जो थ्योरी इन्होंने जो थ्योरी दी थी, ये दो साइंटिस्ट हैं, इन्हीं का हमको थ्योरी याद रखना है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन और डार्विनिज्म। ये दोनों आपको देखो यहाँ से पूछेगा ना, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर किसने इस थ्योरी को दिया है, तो लेमार्क। आपको ये नेम से ही एक क्वेश्चन मिल सकता है एमसीक्यू में, तो ये देख लें आप, ये लेमार्क हो गए और ये आपके हो गए डार्विन। ओके, तो ये आप डायग्राम भी देख लें इनका, और इन्हीं दोनों की इंपॉर्टेंट थ्योरीज हम पढ़ने जा रहे हैं अभी। कहाँ पे, इस चैप्टर में। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेमार्क की थ्योरी से। लेमार्क थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। देखो यहाँ पे खास बात, एक इंपॉर्टेंट यहाँ वर्ड आ रहा है एक्वायर्ड कैरेक्टर। एक्वायर्ड कैरेक्टर का मतलब देखो, जैसे आप अपने जीवन के समय में जो कैरेक्टर आप एक्वायर करते हैं, ठीक है, मतलब बर्थ के बाद जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का मतलब, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल लिया था जिराफ का। किसका एग्जाम्पल लिया था, जिराफ का। अब चलो देखो मैं इस थ्योरी को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए इन्होंने क्या बोला, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इस थ्योरी का, देखें। इन्होंने बोला कि जब स्टार्टिंग में जिराफ थे ना, तो उस वक्त जब बाकी जानवरों की संख्या कम थी, तो उस वक्त पेड़, मतलब जब जानवर कम थे तो उस वक्त जो पेड़ थे ना, उसमें जो पत्तियां लगी हुई थी वो नीचे नीचे थी। क्यों, क्योंकि चरने वाले जानवरों की संख्या कम थी। लेकिन जब जानवरों का संख्या बहुत तेजी से बढ़ा, तो जो ट्रीज वगैरह थे ना, इस पे क्योंकि सारे जानवर चर रहे थे, खा रहे थे उस लीफ को, तो इनकी संख्या घटने लगी। किसकी, पत्तियां बहुत तेजी से कम होने लगी। अब कम होने लगी तो ये जो जिराफ प्राणी है ना, इसको अब खाने में दिक्कत होने लगा। क्यों, क्योंकि पत्ती नहीं मिलती थी। अब इस लेवल के जानवर पहुंचे जिस लेवल पे, वहां खा गए पत्तियां, तो अब इसको दिक्कत होती। तो अब ये क्या करता ना, अब अपनी गर्दन को बहुत तेजी से ऊपर की तरफ खींचता। अब ये देखो खींचने लगा ये, क्यों, क्योंकि खाना इसका खत्म हो रहा था, पत्तियां और ऊपर जा रही थी। अब ये देखो खींचा और ऊपर, तो यहां तक पहुंचा, और ऊपर तक खींचा तो यहां तक पहुंचा, और लास्ट में इसी की वजह से इसकी जो लेंथ है ना इस नेक की, वो बहुत बढ़ गई। ठीक है, तो इसका जो सबसे बेसिक कारण था वो था भोजन की कमी, और इसका उस ऑर्गन का पे लगातार बल पड़ना। किस पे, नेक पे। किस पे, इसकी गर्दन पे, नेक पे बहुत तेजी से इसका बल पड़ा, जिससे ना किसकी जो गर्दन है वो स्ट्रेच होने लगी और काफी लंबी हो गई गर्दन इसकी, और जिससे कि ये आसानी से भोजन को क्या करने लगा, खाने लगा। तो यहाँ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स या यूज एंड डिसयूज थ्योरी इन्होंने दी। इन्होंने बोला कि आप जिस ऑर्गन का यूज करेंगे जीवन में, अपने जीवन काल में, जिसका आप ज्यादा इस्तेमाल करेंगे ना वो बढ़ेगा, उसका विकास होगा, और जिसका इस्तेमाल नहीं करेंगे वो विकास उस ऑर्गन का नहीं होगा। उन्होंने उदाहरण बहुत सारा दिया था, जैसे हमारा विजडम टीथ, लास्ट में जो टीथ है हमारा अपेंडिक्स, बोले कि हमारे इंसानों के अंदर उसका इस्तेमाल नहीं है, तो वो धीरे धीरे रूडिमेंट्री हो रहा है, खत्म हो रहा है। हमारी पूंछ भी देख लो, वहीं जिसका हम अगर इस्तेमाल कर रहे हैं ना, जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं उस ऑर्गन का विकास होता है। इन्होंने दिखाया जिराफ का। इन्होंने यहाँ एक ही गलती बोल दी, इन्होंने बोला कि ये जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं ना, एक्वायर्ड कैरेक्टर यानी जैसे इसका नेक का लंबा होना, ये अगले जनरेशन्स तक पास हो जाते हैं। ये किसका मानना था, लेमार्क का मानना था। अब चलिए हम थ्योरी देख लेते हैं।
सो हियर यू सी लेमार्किज्म, इस थ्योरी को क्या बोलते हैं? लेमार्किज्म। इस इन्होंने इवोल्यूशन थ्योरी ही वाज बेस्ड ऑन हेरिडिटी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, यानी जब भी ये शब्द आए एक्वायर्ड कैरेक्टर्स तो आप समझ जाना कौन सी थ्योरी है? लेमार्क की थ्योरी है। ऑफ इंडिविजुअल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, यानी एक्वायर्ड कैरेक्टर वो कैरेक्टर्स होते हैं जो जीवन के टाइम, मतलब मान लो कि मैं अभी या हम और आप हैं, हम जैसे अभी हम लोग बहुत ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना। अब देखो अपने आप दादा लोगों को देखेंगे ना तो उनका बॉडी बहुत ही स्ट्रांग होगा। क्यों? क्योंकि उस वक्त के लोग फिजिकल वर्क ज़्यादा करते थे, बाइक नहीं था, पैदल चलते थे, ठीक है। उन लोग का बॉडी बहुत ही मजबूत था क्योंकि वो उसका यूज़ करते थे। लेकिन अब आने वाले जो LKG UKG बच्चे हैं ना, उनका देखो, उनका खोपड़ी बड़ा हो रहा है लेकिन उनका पैर और शरीर छोटा हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो खोपड़ी का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं और इतना सुख सुविधा है कि अपने शरीर का यूज़ कम कर रहे हैं, ठीक है। आप ऐसे यहाँ पे समझ सकते हो। बोला कि उन्होंने मैकेनिज्म टू एडेप्टेशन, ठीक है, एज ही सपोर्टली वुड एक्वायर एडेप्टिव चेंज एंड पास देम टू द ऑफस्प्रिंग। इन्होंने बोला कि जो परिवर्तन है अभी, जो हमारे अंदर जो परिवर्तन हो रहा है वो मेरे अगले जनरेशन को भी पास आउट हो जाता है, ठीक है। ये किसकी थ्योरी है? लेमार्क की। इन्होंने एक किताब लिखी फिलोसफी जियोलॉजिक, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क, आप इसको जरूर याद रखें, 1809 में, ठीक है। और इन्होंने इसमें यही डिस्क्राइब किया कि जिस ऑर्गन, यानी जिसका आप कैरेक्टर दैट वेयर नीडेड, इन्होंने बोला कि इस थ्योरी में इन्होंने ये बोला कि जो कैरेक्टर जिसकी हमें ज़रूरत थी, ठीक है, वो बढ़े, उनका विकास हुआ, और जिनका हमको ज़रूरत नहीं था वो जीवन चक्र में समाप्त हो गए क्योंकि हमको उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो ये आई होप आपको इतना समझ में आया होगा इनकी थ्योरी के बारे में। नेक्स्ट, इन्होंने इनका ऑब्जर्वेशन देखे। फर्स्ट मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है लेकिन आप इसको रिटन फॉर्म में देख लो। फर्स्ट, यूज, लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज। इन्होंने बोला मोर फ्रीक्वेंट एंड कंटिन्यूअस यूज ऑफ एनी ऑर्गन स्ट्रेंथन्स, डेवलप्स एंड इनलार्ज दैट ऑर्गन, यानी जिस ऑर्गन का आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे वो उसका विकास होगा, वो मजबूत होगा। वाइल द परमानेंट डिसयूज ऑफ एनी ऑर्गन वीकेंस एंड डिटोरिएट्स इट। लेकिन अगर आप किसी भी ऑर्गन का परमानेंटली इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो वो कमज़ोर होगा और लास्ट में जाते जाते वो डिमिनिश हो जाएगा, ठीक है। उसका उदाहरण इन्होंने किसको दिया था? विजडम टीथ और हमारे अपेंडिक्स और हमारे ईयर पिन्ना। हमारा ईयर पिन्ना का बहुत कोई यूज़ नहीं है लेकिन काउस, बफेलोस में ये उनके साउंड को पकड़ने के लिए ज़्यादा एक्टिव होता है। हमारा तो ये एक्टिव ही नहीं है, हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। इसका इन्होंने एग्जाम्पल दिया था, ठीक है ना। और यूज़ वाला देख लो, किसका उदाहरण दिया था इन्होंने? इलोंगेटेड नेक ऑफ जिराफ। तो इन्होंने बोला कि जिराफ ने अपना गर्दन बार बार यूज़ किया इसलिए उसकी गर्दन बहुत बड़ी हो गई। इंसान देख लो, विजडम टीथ 32 लास्ट वाले जो टीथ है उनको बोलते हैं, उनका कोई यूज़ नहीं है, वो भी खत्म उनका। हमारा ईयर पिन्ना यानी इसका भी कोई यूज़ नहीं है। और अपेंडिक्स बेसिकली जानवरों के अंदर बहुत यूज़फुल होता है, वो वहाँ पे बैक्टीरिया होते हैं जो इसके सेलुलोज को पचाने में मदद करते हैं। तो आई होप आपको ये थ्योरी पूरी तरह से समझ में आई, ठीक है। इसका जो दूसरा कैरेक्टर था, इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड ट्रेट, यानी इन्होंने बोला कि ऑर्गेनिज्म जो अपने जीवन में जो मॉडिफिकेशन ला रहा है, वो बदलाव ला रहा है, वो मॉडिफिकेशन अपने ऑफस्प्रिंग तक पास कर देता है, ठीक है। इन्होंने ये दूसरा वर्ड बोल दिया, बोला कि जो लॉन्ग मस्कुलर नेक था वो जिराफ का, वो अपने अगले जनरेशन यानी छोटे जो बच्चे पैदा हो रही है ना उनमें ये देखने को दोबारा मिलता है। तो ये थ्योरी थी किसकी? लमार्क की, ओके। अभी हम बात कर लेते हैं डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ओके। किसकी अब हम बात करेंगे? डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। चलिए अब देखते हैं डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये दूसरे साइंटिस्ट थे। सबसे इनमें खास बात क्या थी? देखो, चार्ल्स डार्विन 1809 एंड 1882 ही वाज ऑन वे, यानी 1809 से लेके 1882 तक। ये वेग का मतलब होता है ना, ये पूरे विश्व के यात्रा पे थे। पानी वाली जहाज से पूरे वर्ल्ड को ये ट्रेवल कर रहे थे, हर एक आइलैंड्स पे जाते और वहाँ जो पक्षियों में, इंसानों में और वहाँ के वातावरण में मिलने वाले जो अलग अलग चेंजेस थे ना उसको वो नोट करते, समझते और उसके बेसिस पे उन्होंने ये थ्योरी दिया है, ठीक है। जैसे इनका एक सबसे खास मैंने जो पढ़ा उनकी किताब उसमें देखा कि उन्होंने जो स्पैरो बर्ड है ना, गौरैया, उस पर स्टडी किया और उन्होंने बताया कि हर आइलैंड पे मिलने वाली जो स्पैरो बर्ड्स थी यानी अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में वो अलग अलग थी। किसी का हुक बहुत बड़ा था, किसी का चोंच बहुत बड़ा था, कहीं ये बहुत छोटी थी तो कहीं ये बहुत बड़ी थी। ये इनका वो ये का मतलब पूरे जो वर्ल्ड के टूर पे निकले थे ना उस वक्त पानी वाले अपने शिप से, उस पे का सारा ऑब्जर्वेशन इन्होंने एक नल सेट में प्रेजेंट किया है इस थ्योरी के फॉर्म में। बहुत ही शानदार बुक है, आपको जरूर पढ़ना चाहिए एक बार इनकी, ठीक है ना। देखो इनका बुक का क्या नाम है, 1859 में इन्होंने लिखा है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है ना। आप इसको जरूर याद रखें, ठीक है ना।
आई होप आपको ये इतना समझ में आया है। अब आगे बढ़ रहे हैं हम, जल्दी से आपको और इनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताते हैं। चलो, अनसर्टेन, सबसे खास बात, ये सिर्फ जो इनके जो ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स थे ना, उन्हीं पे बेस्ड इनकी थ्योरी थी। अब इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, मतलब अलग अलग आइलैंड्स पे गए ना, तो इन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया, अपना दिमाग लगाया, तो इन्होंने इन पॉइंट्स, इन हेडिंग्स के थ्रू एक्सप्लेन किया है। पहला इसमें इन्होंने बोला कि ओवर प्रोडक्शन। इन्होंने बोला कि भैया देखो, हर प्रजाति, चाहे वो इंसान हो या कोई भी चीज़ हो, वो ओवर प्रोडक्शन करती है। ओवर प्रोडक्शन का मतलब वो बच्चे जो पैदा करती है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। अब ये बच्चा पैदा ज़्यादा इसलिए करते हैं ना, ताकि उनमें से कुछ सर्वाइव करते हैं, बाकी जो सर्वाइव कौन करता है, जिनको नेचर सेलेक्ट करता है, यानी नेचुरल सिलेक्शन। यहाँ देखो, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ही बोलते हैं इनको। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब जिसको नेचर सेलेक्ट करेगा वो सर्वाइव करेगा, जिसको सेलेक्ट नहीं करेगा वो सर्वाइव नहीं कर पाता है, वो खत्म हो जाता है। या दूसरा इसका वर्ड क्या बोलते हैं, डार्विनिज्म। क्लियर। तो इन्होंने बोला कि जो ओवर प्रोडक्शन है, यानी जानवर बहुत ज़्यादा अपने ऑफ स्प्रिंग यानी बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन उनमें से सर्वाइव वही करते हैं जो नेचर के लिए सूटेबल होते हैं। बाकी जो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं या किसी कारणवश सूटेबल नहीं होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है। उदाहरण देखिए आपने दिया, मोर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, उदाहरण इन्होंने दिया, ऑस्टर अपने जीवन काल में 80 to 60 मिलियन एग पैदा करता है। पैरामीशियम हर 48 आवर्स में 3 बार डिवाइड करता है। ठीक है। और एक और मैं समझने के लिए, जैसे इनकी जो थ्योरी है ना, एज ए होल एग्जाम्पल लेके मैं चलूँ, तो हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे पपीज होते हैं ना, रोड पे आप देखे होंगे, जैसे डॉग होते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनका मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ ताकि मैं आपको लास्ट तक की थ्योरी समझा सकूँ। देखो, अगर एक डॉगी है या एक अगर डॉग है, तो उसके मिनिमम 8 to 10 छोटे छोटे बच्चे होते हैं। ठीक है। तो यानी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। मैं ये सब पे एग्जाम्पल लागू होगा, लेकिन समझाने के लिए मैं ये लेके चल रहा हूँ। यानी एक जो डॉग है वो कितना ओवर प्रोडक्शन कर रहा है, 8 से 10 बच्चे। ठीक है, ये समझ में आ गया। नाउ स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस। अब देखो, जितने उसके 10 बच्चे हैं, वो 10 में से ना अब सब आपस में इन्वायरमेंट से एक दूसरे से लड़ना स्टार्ट करते हैं, स्ट्रगल कर स्टार्ट करते हैं एग्जिस्ट करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। ठीक है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यहां आएगा एक वर्ड, कौन सा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मतलब जो सबसे फिट होगा ना, वही सर्वाइव करेगा, वरना बाकी लोग खत्म हो जाएंगे। अब मान लो इस 10 बच्चों में से क्या 10 बच्चे आप देखते हो सर्वाइव कर लेते हैं, नहीं, उसमें से 3-4 बच्चे तो रोड पे जाके दब जाते हैं। 1-2 जो बिल्कुल आलसी है, वो अपने जगह पे खाए बिना मर जाते हैं। उसमें से 2-3 बच्चे जो हर तरीके से स्मार्ट होते हैं, जो अपने प्रेडेटर से भी बच जाते हैं, जो रोड पे भी नहीं जाते हैं, जो अपना खाना खुद से ढूंढ लेते हैं, यानी वो नेचर के प्रति खुद को अडेप्ट कर लेते हैं, उन्हीं को नेचर सेलेक्ट करता है। तो ये स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस। ठीक है। तो वो सर्वाइव करेगा। आपके जीवन का उदाहरण अगर देखो, वो बच्चा जो पढ़ने में भी अच्छा है, संस्कारी भी है, खेलने में भी अच्छा है, वही सर्वाइव करेगा, उसी को नेचर सेलेक्ट करेगा, वरना नेचर उसको डिस्कार्ड कर देता है। तो फिर डिस्कार्ड कर देगा तो ऐसा थोड़ी कि मरेंगे, आपका जीवन बहुत दुखी से बीतता है। इसलिए अभी पढ़ना जरूरी है। ठीक है। ये थ्योरी बराबर आप पे भी लागू हो रहा है। चलो इधर देखो, अब देखो यहाँ कंपटीशन उन्होंने डिफाइन किया था, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। मतलब कि जैसे मान लो एक प्रजाति के अंदर जो कंपटीशन होता है ना, कंपटीशन 2 प्रकार का होता है, इंटर स्पेसिफिक, इंट्रा स्पेसिफिक। मतलब जैसे मान लो हम हो गए, ठीक है, इंसान, और एक अगर हम दूसरा प्रजाति ले लें, जैसे मान लो कि अगर चलो ट्री ही हो गया। ठीक है। हमारे और ट्री के भी देखो, ट्रीज का आपस में कंपटीशन इंट्रा स्पेसिफिक हो गया, इंसानों के बीच का जो कंपटीशन हो गया वो इंट्रा स्पेसिफिक हो गया। लेकिन इंसानों और पेड़ों की जो जरूरतें सेम है ना, उनको आप इंटर स्पेसिफिक बोलते हैं। तो याद रखना, कंपटीशन कौन सा सबसे खतरनाक होता है, इंट्रा स्पेसिफिक। ये क्वेश्चन आ सकता है। यानी एक प्रजाति के अंदर जो कंपटीशन है ना, वो खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि जरूरतें सेम होती हैं। क्या होती हैं? जरूरतें सेम होती हैं। उदाहरण ले लो, जैसे मान लो एक क्लास है आपका, उसमें 60 बच्चे हैं, सबको फर्स्ट आना है। ये खतरनाक कंपटीशन हुआ कि नहीं हुआ? अरे आएगा तो कोई एक ही, लेकिन सब लड़ रहे हैं, उसी के लिए लड़ रहे हैं। तो ये एक प्रजाति, एक क्लास के अंदर का कंपटीशन है, इसलिए ज़्यादा खतरनाक होता है। इसको बोलते हैं आप इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। ठीक है। चलिए अभी आगे देख लेते हैं हम थोड़ा सा। अब इसमें इन्होंने और अच्छा, अगला हो गया देखो, थर्ड हो गया आपका वेरिएशन। इन्होंने बोला कि देखो, जो भी जितने भी ऑफ स्प्रिंग होंगे, ठीक है, वो अपने फादर मदर से अलग होंगे, प्लस वो आपस में भी अलग होंगे। तो ये ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ सेम पेरेंट आर नॉट अलाइक, सच आर कॉल्ड वेरिएशन, यानी अलग अलग होंगे। इन्होंने ये भी एक वर्ड बोला। ये इनका परसेप्शन था जब ये सारे आइलैंड्स पे गए थे। तो देखिए, वही मैंने आपको बोला था ना, इन्होंने डार्विन का उसका स्पैरो का उदाहरण लिया। उन्होंने बोला हर जगह पे आइलैंड्स पे अलग अलग ये मिले स्पैरोज। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, देखो खास, इन्होंने बोला कि जो सबसे बेस्ट था
वही सर्वाइव करेगा। मतलब क्या है आप समझो, मतलब जब ये गए ना हर आइलैंड्स पे, तो जो स्पैरो बर्ड्स थी, किसी आइलैंड पे ना इन्होंने देखा कि उसका चोंच बहुत बड़ा था, किसी पे उनका जो क्लॉस होते हैं ये बहुत बड़े थे, तो वो सर्वाइव वहाँ के आइलैंड्स पे उस बर्ड ने किया। बाकी जो छोटे, मान लो जिस बर्ड आइलैंड पे ज़्यादा कीट फतिंगे थे, उनको खाने के लिए हुक्स बड़े चाहिए थे, ठीक, तो वहाँ के जिनके जो चोंच बड़ी थी ना वो सर्वाइव कर गए, छोटे जो चोंच वाले थे वो मर गए क्योंकि उनको खाना पर्याप्त नहीं मिल पाया होगा। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी नेचर उसी को सेलेक्ट करता है या वही सर्वाइव करता है प्रकृति में जो फिट हो, जो फिट नहीं है वो सर्वाइव नहीं होगा। अब खास देखें, जो सर्वाइव कर लेगा यानी बाकी से वो अलग होगा ना, जब बाकी से अलग होगा, जैसे मान लो बहुत सारी स्पैरो है जिनका चोंच छोटा छोटा है, ठीक है, उसमें एक बड़ा वाला चोंच वाला आ गया, तो अब ये इन सब से अलग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो अब ये अलग दिखेगा तो आप बोलेंगे कि एक नए स्पीसीज का डेवलपमेंट हो गया, क्या बन गया, एक नया प्रजाति का उत्पत्ति हो गया। इसी को हम स्पेसिएशन बोलते हैं। यानी उसी प्रजाति में से, जैसे इंसानों में से ही अगर किसी के अंदर कुछ बहुत खास अलग हो जाए प्रजाति, जैसे मान लो यहाँ अगर कुछ लोग बहुत गोरे हैं, उसमें से एक बहुत काला आ जाए, ठीक है, तो बहुत अगर जो काले लोग हो जाएंगे उनके मेलानिन का पिगमेंट ज़्यादा होगा, वो लोग ज़्यादा हीट बर्दाश्त कर सकेंगे, लेकिन अलग दिखेंगे ना, ऐसी इसी वर्ड को हम स्पेसिएशन बोलते हैं। मतलब नई प्रजाति का ओरिजिन ही क्या है, स्पेसिएशन है। सो आई होप आपको मैंने ये सारा वर्ड समझा दिया। अब देख लें, इन्होंने एक और एग्जाम्पल लिया था, ये एग्जाम्पल बहुत खास है, पिपर्ड मॉथ और बिस्टन बुलेरिया का। पिपर्ड मॉथ और बिस्टन बुलेरिया मैं समझा दे रहा हूँ, आप बाकी इसको थोड़ा सा ये इसमें देख लेना, मैं डायग्राम से समझा दे रहा हूँ, ठीक है, बाकी जो थ्योरी आप खुद से देख लेना। देखो बिस्टन बुलेरिया इन्होंने क्या बोला कि मतलब ये इसमें खास यही था ना कि देखो ये 1850 में मैनचेस्टर एरिया में जो मिलने वाला ये जो मॉथ था, इसको क्या बोलते हो आप, मॉथ, ये बहुत कम था। किस कलर का बहुत कम था मैं बता रहा हूँ। देखो बिफोर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ये मैनचेस्टर की घटना है, और ये आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद। देखो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले ये जो व्हाइट कलर के मॉथ थे ना, ये सर्वाइव कर लेते थे। देखो छुपा है ना इसमें, तुमको पता चल रहा है क्या, नहीं, क्योंकि सफ़ेद थे, वातावरण बिल्कुल साफ था, तो ये तो छुप जाते थे। लेकिन जो ब्लैक कलर के मॉथ थे, ये देखो ब्लैक कलर का मॉथ हो गया, ये जो भी आता ना इस सफ़ेद वाले पे, तब तक इनको खाने वाले जो बर्ड्स थी इसको आसानी से देख लेती, क्योंकि ये ब्लैक कलर का होता और इसको खा जाती। यानी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले जो वातावरण में मिलने वाले जो मॉथ की किसकी संख्या ज़्यादा थी, तो सफ़ेद वाले की। क्यों? क्योंकि उस वक्त ज़्यादा गंदगी नहीं थी, तो वातावरण साफ था, दीवार भी साफ थी, तो उस वक्त सफ़ेद वाले जो मॉथ है ना वो आसानी से कहीं बैठ जाते ना तो छुप जाते। कैमोफ्लेज वर्ड है, कैमोफ्लेज का मतलब इन्वायरमेंट के हिसाब से छुप जाना। जैसे हमारी सैनिक होते हैं ना, उनका ड्रेस देखो वातावरण के हिसाब से होता है छुपने के लिए। अगर यहाँ पे वही हुआ कि जब ब्लैक वाले जो ब्लैक कलर के जो मॉथ थे ना, वो जब बैठते तो उनको पक्षियाँ देख लेती और इनको खा जाती, इसलिए इनकी संख्या बहुत ही कम थी। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद बहुत ज़्यादा प्रदूषण हुआ। प्रदूषण के बाद जो दीवार थी, बाकी हर जगह कार्बन पार्टिकल्स का डिपोजिशन हो गया। जब कार्बन पार्टिकल्स का डिपोजिशन हो गया, तो अब सफ़ेद जो देखो यहाँ बैठी है ना, ये ब्लैक बैकग्राउंड हो गया, उस पर ये सफ़ेद वाली, इसको बर्ड्स आराम से देख लेती, और जो काला वाला ये दिखता ही नहीं, देख लो नहीं दिखता ना। इसलिए समय बदला, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद ये ब्लैक वालों का संख्या बढ़ने लगा और सफ़ेद वालों का घटने लगा। कारण क्या था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। तो यही है कि समय बदल सकता है कभी भी। आप देखो ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद ये नहीं दिख रहा है, लेकिन ये साफ दिख रहा है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले ये कम दिखे, लेकिन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद ये, क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड बदला और जो बर्ड्स थे इनको आसानी से देख के खाने लगे, तो जिनका खाने लगे उनका संख्या कम हो गया। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले ज़्यादा प्रदूषण नहीं था, तो काले वाले कम थे। क्यों? क्योंकि उनको वो खा जाते थे बर्ड्स इजीली देख के। लेकिन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद जब गंदगी फैल गई चारों तरफ, तो दीवार वगैरह गंदा हो गया, काला हो गया, तो अब सफ़ेद वाले कहीं बैठते ना तो उनको आसानी से देख लेते और वहाँ से फिर उनको ईजिली पकड़ लेते। ठीक है, तो मैंने ये समझा दिया, देख लो आप। अब इसमें मतलब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले इट वॉज ईजिली ईटन अप, यानी ब्लैक कलर वाले जो थे ना मॉस, उनको आसानी से खा जाते थे, इसलिए उनकी संख्या कम थे। लेकिन आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ठीक है, हुआ क्या, मैनचेस्टर में जो ब्लैक कलर, ये पॉल्यूशन लेड टू द डेथ ऑफ लाइकन्स, डार्कनिंग ऑफ ट्रीज, वॉल्स एंड अदर प्लेसेस। प्रदूषण की वजह से सब खत्म हो गया, इसलिए लाइट कलर मॉथ्स वेयर सीन ईजिली बाइट्स प्रे, यानी जो हल्के कलर के थे उनको, उनके जो प्रे थे आसानी से देख लेते और उनको खा जाते, और जो डार्क कलर थे वो बच जाते। अब ये पूरा जो प्रोसेस है ना, इसको आप बोलते हैं इंडस्ट्रियल मेनलिज्म। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, देखें यहाँ से,
नेचुरल सेलेक्ट किसको किया इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन से पहले? व्हाइट को, लेकिन इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन के बाद नेचर ने किसको सेलेक्ट किया? ब्लैक को। ये देखें, एक्टेड थ्रू द एजेंसी ऑफ द बर्ड्स एंड लाइट कलर मॉथ बिकम लेस, डार्क कलर्ड मॉथ सर्वाइव आफ्टर मोर ऑफ स्प्रिंग एंड रिप्लेस्ड लाइट फॉर्म, यानी जो डार्क वाले थे उन्होंने लाइट को रिप्लेस कर दिया, और इस फिनोमिनन को ही क्या बोला गया? इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इसको एक दो बार और देख लें, वरना वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। हम आगे बढ़ रहे हैं। कॉन्सेप्ट है नियो डार्विज्म, मतलब डार्विन की ही जो थ्योरी है उसको थोड़ा सा उसमें परिवर्तन कर दिया गया, उसके अंदर जो खामियां थी उसको थोड़ा सा इधर उधर करके नियो डार्विज्म की थ्योरी में नई थ्योरी लाई गई। देखें क्या है, अल्टर्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ डार्विन्स थ्योरी। कुछ नहीं है, बस यही है। अब देख लो इसमें इन्होंने अल्टर क्या किया था, द डिफरेंस फैक्टर बिटवीन द डार्विनिज्म एंड नियो डार्विनिज्म। यही आपसे क्वेश्चन पूछता है कि उसमें अंतर क्या बता दो। इज दैट डार्विनिज्म करस्पॉन्ड टू सुटेबल फिनोटिपिक वेरिएशन विच कैन बी इनहेरिटेड, यानी यही खास था जो डार्विन्स ने बोला कि जो फिनोटिपिक कैरेक्टर्स है, फिनोटिपिक का मतलब जो हमको देखने में, जो दिखने में लग, जीनोटिपिक का मतलब हमारे जीन के अंदर जो परिवर्तन है, तो फिनोटिपिक कैरेक्टर्स उन्होंने बोला ना कि आप इसको इनहेरिट कर सकते हैं, यानी ऑफ स्प्रिंग में पास हो सकता है। कौन सा कैरेक्टर? फिनोटिपिक कैरेक्टर। लेकिन नियो डार्विज्म थ्योरी में ऐसा बोला गया कि ऐसा नहीं है, सिर्फ जो जेनेटिक वेरिएशन है, यानी जो हमारे जीन के अंदर परिवर्तन है, वही पास हो सकते हैं, आगे दूसरे ऑफ स्प्रिंग यानी अगले जनरेशन में नहीं तो पास नहीं होंगे। और ये सही भी है, हमने मेंडल्स के रूल में भी पढ़ा था, फिनोटिपिक कैरेक्टर्स अगले जनरेशन में यानी ऑफ स्प्रिंग में पास नहीं होता है, जेनेटिक कैरेक्टर ही पास होते हैं। इसीलिए डार्विन को क्या बोला जाने लगा? फादर ऑफ इवोल्यूशन। ये भी आप याद रखेंगे। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया। अब देख लेते हैं कुछ ह्यूमन एंसेस्टर्स। ह्यूमन एंसेस्टर का सीरीज है, देखो इसमें आपको ये कॉम्प्लिकेट लगेगा आपको। इनमें से देखो कुछ, जैसे इनका जो क्रेनियल कैपेसिटी है ना, क्रेनियल कैपेसिटी ये पूछता है, और कुछ बॉडी कैरेक्टर। तो मैं जल्दी जल्दी से देख रहा हूँ, आप जितना याद कर सकते हैं उतना याद करेंगे, आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, कुछ जो हाई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हमने हाईलाइट कर दिया है। फर्स्ट, हाइट 120 सेंटीमीटर, क्रेनियल कैपेसिटी वेरी इंपॉर्टेंट 450 टू 600 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है ना। इसका ब्रॉड पेल्विस, कैनाइन सेम लेवल एज अदर टीथ, दे हैव बल्जिंग फेस। प्रोटेंथस का मतलब होता है उनका जो ये चेहरा था ना वो सूजा हुआ था, फेस एंड आइज, बॉडी वॉज कवर्ड विथ हेयर्स। ये ऑस्ट्रोपिथिकस हो गए। आगे हम बात करें होमो हैबिलिस, दे रिप्रेजेंट फर्स्ट मैन लाइक एंसेस्टर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, हमने अंडरलाइन कर लिया। हाइट 4.5 टू 5 फीट, क्रेनियल कैपेसिटी काफी इंपॉर्टेंट है, सबका आपको क्रेनियल कैपेसिटी याद रख लेना। सो बाइपेडिज्म मतलब दो पैर पे चलते थे, 2 लेग्स पे। कितने? 2 लेग्स पे। नेक्स्ट, लार्ज हेड, लेस प्रोट्रूडिंग फेस, शॉर्ट कैनाइन टीथ, इनका जो शरीर पे बाल था वो धीरे धीरे घटा। अगला था होमो इरेक्टस, देख लें आप डायग्राम में, बॉडी साइज 120 यानी 5.5 फीट के होने लगे, क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, 1125 की हो गई। और दिस वर फर्स्ट एंसेस्टर टू हंट एंड यूज फायर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, हमने इसको आपको अंडरलाइन कर लिया। होमो इरेक्टस की बात करें, ये जरूर याद रखें। ठीक है, लोअर जॉस वेयर मोर लाइक मॉडर्न मैन, यानी हमारे जो लोअर जॉस में कैनाइन बड़े होते हैं ना, उसी प्रकार के थे। फोरहेड्स वेयर रिसीडिंग एंड जॉस वेयर प्रोजेक्टिंग। तो ये कैरेक्टर्स जितना याद कर सकें आप याद रखें। अगला है नीदरलैंड्स, ये सक्सेसर ऑफ ह्यूमन इरेक्टर्स, दे एग्जिबिट ऑल कैरेक्टर, दे शो बाइपेडलिज्म, ब्रॉड फेस, चिन ऑलमोस्ट एब्सेंट, लेस हेयर ऑन द बॉडी, द क्लासिक। अब देखो यहाँ पे ये कहाँ मिले थे? अफ्रीका और एशिया में। होमो सैपियंस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इज बिलीव टू हैव अराइज फ्रॉम मेन नीदरलैंड पॉपुलेशन एंड डेवलप इनटू क्रो-मैग्नन, यानी यही थे, किससे निकले थे? ये मेन नीदरलैंड पॉपुलेशन से, और इन्हीं को ये फिर किस में कन्वर्ट हो गए? क्रो-मैग्नन में इनका इवोल्यूशन हुआ। उन्हीं से, क्रो-मैग्नन से ही मॉडर्न इंसानों का क्या हुआ? इवोल्यूशन हुआ। क्रो-मैग्नन देखें आप, खास है, दे आर वेरी क्लोज टू मॉडर्न मैन। ठीक है, एंड लिव्ड इन यूरोप एंड वेर नोन एज क्रो-मैग्नन। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको थोड़ा और ध्यान से पढ़ लेना। हाइट, ब्रेन कैपेसिटी सबसे ज़्यादा थी, देख लो इनकी 1600 सेंटीमीटर क्यूब थी। नेक्स्ट, लार्ज स्कल, ब्रॉड फेस, राउंड फेस हेड एंड प्रोमिनिएंट चिन, लेग्ड आईब्रोज विथ लेस हेयर इन द बॉडी। ऑर्थ्रोनेगस, स्ट्रेट एंड स्ट्रॉन्ग जॉड। ये इंपॉर्टेंट वर्ड, इसका मतलब मैंने लिख दिया यहाँ पे। स्विफ्ट फुटेड, लिव्ड इन केव्स। देखो ये पूछेगा कि कौन गुफा में रहते थे, तो क्रो-मैग्नन। ठीक है, इन्होंने टूल्स बनाए, हंटर्स थे, लेकिन इनके पास खेती की कोई जानकारी नहीं थी और डोमेस्टिकेशन की। याद रखेंगे आप, ये कौन है? क्रो-मैग्नन, इनका ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ठीक है, दे रिप्रेजेंट ट्रांजिशन बिटवीन, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नीदरलैंड एंड मॉडर्न मैन। इन दोनों के बीच में, होमो सेपियंस के बीच और नीदरलैंड के बीच में कौन थे? क्रो-मैग्नन। खास पॉइंट है, ये सारा आपको याद ही रखना है। होमो सेपियंस यानी मॉडर्न मैन। और ये लास्ट स्लाइड है, एक स्लाइड और थोड़ा सा बचा है, फिर ये खत्म।
होमोसेपियंस मॉडर्न दे इवॉल्व फ्रॉम क्रो मैग्नन, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है ना। अब इनकी फॉसिल्स वो कहाँ से मिली थी? फ्रांस, जावा और साउथ अफ्रीका से। ये लगभग 11,000 साल पहले इवॉल्व माने जाते हैं। और कौन से रीजन से? कैस्पियन सी और मेडिटेरेनियन सी से। ये बाईपेडल का मतलब 2 पैर पे चलते थे। क्रेनियल कैपेसिटी इनकी 1450 से 1600 सेंटीमीटर थी। फॉरहेड वगैरह आप थोड़ा देख लेना, प्रोमिनेंट चिन भी था इनके पास। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे जो आपको याद करना है। अब इसमें आपको याद ही करना है तो आपको याद ही करना है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है ना। ये मॉडर्न मैन का उसी का चल रहा है अभी, एक्टर्स का। हेयर्स ऑन द लिम्स एंड बॉडी रिड्यूस हो गई और ये पूरी तरह हमारी तरह स्ट्रेट खड़े हो गए। कौन? ये थे आपके कौन? होमोसेपियंस। सेपियंस एक बार और यहाँ ये वर्ड आएगा सेपियंस, ठीक है, यानी इसको आप क्या बोलते हो? मॉडर्न मैन। डन। अब ये रहा एक सीरीज जिसमें हमने अरेंज कर दिया है उनको बढ़ते हुए क्रम में। देखें, सबसे फर्स्ट होगा रेमेफिथिकस, ऑस्ट्रोफिथिकस, होमो हैबिलिस, नीदरलैंड मैन, क्रो-मैग्नन, होमो सेपियंस सेपियंस। तो ये आपको अरेंज करने के लिए भी आ सकता है। और ये आई होप आपका ये इवोल्यूशन चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो सबसे खास थ्योरीज और जो भी ये इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आप 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर में देख लेना कि इनका क्या याद रखना है। इसमें ज़्यादातर पोस्चर्स और क्रेनियल कैपेसिटी ही याद रखनी है, आप इनको याद कर लेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद, हैव ए ग्रेट डे। हाँ, अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद, हैव ए ग्रेट डे।